अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कोर्स तो आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब बस ये है कि फाइनल रिमार्क्स कंक्लूजन कर लेते हैं, लेकिन पहले मिड टर्म के बाद के टॉपिक की बात कर लेते हैं कि वो क्या क्या थे। तो मिड टर्म के बाद के जो टॉपिक थे वो थे क्लीन्स थ्योरम। ये हमारी बात होती है ना कि हमेशा ये चीज़ तो आनी ही आनी है मिड टर्म के बाद वाली। तो क्लीन्स थ्योरम था, उसमें 4-5 थ्योरम तो उसका आपको असाइनमेंट भी दिया था। उसके बाद जो है हमने पोस्ट डाउन ऑटोमेटा पढ़ा था। पंपिंग लेमा था, जो नॉन रेगुलर लैंग्वेज के लिए था। Pumping lemma for non-regular languages, Killian's theorem, push down automata, context free grammar. कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की अगर बात करें तो उसके अंदर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी थी एक, एक राइट मोस्ट भी थी। मतलब जो उसके साथ के कॉन्सेप्ट थे वो भी थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आगे बात करें लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन के अलावा, तो पार्स ट्री का स्ट्रक्चर हमें बनाना आता है और स्पेसिफिकली बट जनरली हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इसी तरीके से। बस और क्या था, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। हम आ गए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की अगर हम बात करें, जिसे हम सी एन एफ कहते हैं, तो सी एन एफ जो होती है उसके अंदर आप एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करना ज़रूरी है। एक अलग स्टेप है रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शन। फिर आखिरी क्या होता था, यूजलेस। सारे काम आप कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और फिर आप उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आज आपने पढ़ा ट्यूरिंग मशीन। ये तो वो टॉपिक है जो फाइनल के लिए हमने क्लियर किया, ठीक है। Grouping lemmas for non-regular languages, Killian's theorem, push down automata, context free grammar, left most derivation, right most derivation, past, Chomsky normal form, remove epsilon production, unit production, useless production, Turing machine। ये तो वो चीज़ें हैं बेटा जो हमने की ही की हैं। बात ये आ जाती है मिड टर्म से पहले का क्या इंक्लूड है। तो मिड टर्म से पहले का 20% मैक्सिमम इंक्लूड होगा। तो ऐसा उसके लिए आपको कुछ चीज़ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने मिड टर्म की तैयारी की थी वही काफ़ी है, क्योंकि ओपन बुक है। तो चीज़ें तो आपके पास मौजूद ही होंगी, मतलब याद समझ में तो आपकी पहले ही आ गई थी जितना आनी थी। तो उसके लिए अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो 20% आएगा। 20% का मतलब है कोई एक आध सवाल कहीं से आ जाएगा, और इससे अब एग्जैक्टली क्या होगा वो तो कभी नहीं बताऊंगा, ना बताना चाहिए, ठीक है। तो 20% की पॉलिसी है, तो आप बस रिवाइज करके रखें एक दफ़ा, ठीक है। अब आपके एंड पे कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, ठीक है। पेपर जो है वही 3 घंटे का है, लेकिन मैक्सिमम 2.25 घंटे में हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटा का पेपर है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। अब इसमें हम लोग आर्गूमेंट तो नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं होता, ठीक है। तो एक आध सवाल अगर ऐसा कुछ आ जाए इसमें लिखना, अदरवाइज इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है। जब ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता तो फिर इसमें बस लॉजिक सी लग रही होती है कि आप जो है सोच सोच के जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो जब सोच रहे होते हैं तो फिर उसमें टाइम लगता है। अदरवाइज़ किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कोई इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ है। और रही बात आपके एंड पे, तो आपके एंड पे देखिए, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखें। रन टाइम पे सिर्फ सोचने का टाइम होता है किसी भी क्वेश्चन की लॉजिक। और अगर आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप लॉजिक बनाना फिर जान गए होंगे। और डेफिनेटली जानना भी चाहिए आपको। 13-14 वीक्स हो गए आपके पास, लाइव लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास, ठीक है। अपना मटेरियल है जो आपने खुद नोट किया, फिर आपने क्लासेस ली हैं। जिन बच्चों ने क्लासेस ली हैं सब ने ली हैं ऑलमोस्ट, तो उनको तो कुछ प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। मैं भी आपकी जगह पे होऊंगा, जितना भी पढ़ लूँ पेपर की अलग ही टेंशन होती है। तो देखें वो टेंशन तो अपनी जगह पे जाहिर है, क्योंकि जाहिर सी बात है लॉजिकल पेपर है, कोई थ्योरेटिकल नहीं है कि याद करके आपने पेपर में लिख दिया। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड।
और अच्छा कोर्स है, ठीक है, मुश्किल कोर्स है, अच्छा कोर्स है। ऐसा कोर्स नहीं है कि कोई चीज़ आपको पढ़ाई जाए तो इन द एंड आप ये बोलें कि ये तो ऊपर से गुजर गई। डेफिनेटली ऊपर से जब गुजरेगी, जब समझ में नहीं आएगी डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक ऐसा हो कि आपकी एक्सपेक्टेशन से या आपके दिमाग से ऊपर की कोई बात है, ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक। तो अब आप बता दें, आपको कोई सवाल है? स्टूडेंट के एंड पे ना हमेशा मसला ही रहेगा बेटा, मसला रहना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, ये एक चीज़ है जो कि होनी भी चाहिए। तो आपको कोई सवाल है तो पूछ लीजिए बेटा, अदरवाइज़ मेरे एंड से बहुत कुछ हो गया। कोई टॉपिक हो जो आपको प्रॉब्लम हो, आप चाहते हो कि सर ये वाली चीज़ थोड़ा सा बता दें, लेकिन वो जाहिर सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लास में वो मकसद भी बेकार है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है। ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद ना हो, तो उस रिकॉर्डिंग में जाके भी आप मेरी बात दोबारा से सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। और आपके पास तो तीन तीन सेशंस की, तीन तीन एक मिनट, तीन तीन सेशंस की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर आपको लगता है कि आपकी क्लास में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आप दूसरी क्लास को भी पिक कर सकते हैं ना, मतलब उसमें तो कोई मसला ही नहीं है ना। आपको लगता है आपकी क्लास में ये चीज़ सर ने थोड़ा सा सही से नहीं समझा या मेरी समझ में नहीं आ रही सर्कल का, तो वही लेक्चर जाके देखें दूसरी क्लास में। ट्यूसडे से वेडनेसडे चले जाएँ, वेडनेसडे से थर्सडे चले जाएँ, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे समझ में नहीं आ रहा, पिछले सेमेस्टर के लेक्चर उठा के देख लें, सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। तो कोई से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। थर्सडे वाले कहते हैं उनको ट्यूसडे वालों का समझ में आ रहा है, ट्यूसडे वाले कहते हैं उनको वेडनेसडे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस मेरा पॉइंट ये होता है कि स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारा बेसिक जो पर्पस है वो यही है कि स्टूडेंट को समझ में आए। अगर स्टूडेंट की लर्निंग नहीं हो रही तो फिर फ़ायदा क्या इन सब चीज़ों का। और लर्निंग कैसे होगी, मैं पढ़ाऊँ आप पढ़ें बस। आप नहीं पढ़ेंगे सही तो लर्निंग नहीं होगी, मैं सही नहीं पढ़ाऊँगा तो लर्निंग नहीं होगी। मैं सही नहीं पढ़ाऊँगा, मुझे कौन बताएगा, मुझे आप ही बताएंगे कि सर आपने सही नहीं पढ़ाया। जब आपने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं बोला तो शायद मैं सही पढ़ा रहा था। तो आप कैसे पढ़ेंगे, अब वो आपके एंड पे है, ठीक है। मशवरे दे सकते हैं आपको, और मशवरे दे रहे हैं आपको, बिल्कुल ठीक है। तो अब आप बता दें आपके एंड पे क्या है। बस एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, तो चिटिंग नहीं कीजिएगा फाइनल एग्जाम में। अगर मुझे लगा कि दो स्टूडेंट का पेपर सेम है तो मैं ज़ीरो दूंगा, और उसके बाद आपने स्क्रूटनी करवानी है, आपने कोई ईमेल करनी है, आपने रिक्वेस्ट करनी है, आपने जो भी करना है, आपको जो आता है ना वो आप खुद लिखें। मैं इसको ऑफ साथ की बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर यही ट्यूरिंग मशीन का सवाल पेपर में आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन एक नया क्वेश्चन आ जाए तो मेरा मशवरा है, जो कि सही मशवरा है, कि आप कम से कम ऐसा स्ट्रिंग लेंगे जिसमें 2 राउंड घूम रहे हो। 2 राउंड घूमने का मतलब ये है बेटा, ठीक है, ट्यूरिंग मशीन का बेसिक पर्पस क्या है, कंपैरिजन। अब मैं आपको एक सवाल दे दूं जो कि ट्यूरिंग मशीन का है ही नहीं, और वो ट्यूरिंग मशीन से करना हो, तो फिर 2 राउंड थोड़ी घुमाना है। समझ गया मेरी बात? फिर तो वो वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर कंपैरिजन का सवाल ही नहीं है तो कंपैरिजन के सवाल में वो वापस ही नहीं आएगा। समझ गया मेरी बात? एक मैं सवाल दे दूं कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, और ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो क्या कंपैरिजन हो रहा है इसमें? क्या इसमें कंपैरिजन हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो फिर आप वापस थोड़ी आएंगे। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ ना कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक सेंटेंस में छुपी हुई होती हैं। अब कभी टीचर की बात समझ में आ जाती है, कभी टीचर जानबूझ के नहीं समझाता, कभी टीचर बता देता। तो जब कंपैरिजन का सवाल होगा जब भी वापस आओगे, तो जब वापस आने वाली कहानी हो ना कभी किसी जिस सवाल में, ट्यूरिंग मशीन स्पेसिफिकली उन्हीं सवालों में बनाते हैं जिसमें वापस आने की कहानी होती है। लेकिन चूंकि एग्जाम में हो सकता है आप, तो जिसमें वापस नहीं आना उसमें तो आपका एक राउंड बहुत है। समझ गए? उसमें तो आपका एक राउंड बहुत है, फिर आप 2 राउंड ना लगाएं। लेकिन देखिए, मेरे पास जब सवाल आएगा ना बेटा, मैं वाइवा थोड़ी ले रहा हूँ, मेरे पास जब सवाल आएगा तो मेरे पास तो डायग्राम बनी जाएगी, तो मुझे क्या पता कि स्टूडेंट ने 2 राउंड लगाए 3 राउंड लगाए। आप समझे मेरी बात? तो फिर आप समझेंगे कैसे, आप जब सही करेंगे ना, तो मेरा मशवरा है कम से कम 2 राउंड लगाएं कंपैरिजन वाले सवाल में, क्योंकि पहले राउंड में जाते हुए वाई नहीं होता, और आते हुए जाते हुए आगे वाई नहीं मिलता, वापसी आते हुए वाई नहीं मिलता, तो कम से कम 2 राउंड लगाने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस कोर्स में आपको थोड़ा बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। बाकी ये है कि आप आप पेपर करें, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि आप दिल से पेपर करें और मेहनत करें। कोई और सवाल है मज़ीद तो बता दीजिए, कोई भी हवाला तो बिल्कुल मैं मौजूद हूँ। ये कोर्स ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि ये कोर्स ऐसा है कि इसमें ना आप किसी भी लेक्चर में बोर नहीं होते। अगर आपने शुरू से लेक्चर अटेंड किया, आपको ना
पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है कोर्स में। ऐसा नहीं है कि कोई थियोरेटिकल चीज़ आ गई बीच में और आप बैठे में यार ये तो मुझे यार समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। इसमें ना सारी चीज़ें शुरू से अगर आप लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी क्या कंडीशन है? ब्लैंक इज लाइक अ टेप। अब आपके पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही सवाल है आपका। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप उसमें ब्लैंक के बीच में एप्सिलॉन लिख दें। सिर्फ एप्सिलॉन एक्सेप्ट होता हो, सिर्फ एप्सिलॉन एक्सेप्ट होता हो तो आप देखें बिलाल, आप ब्लैंक देखें जब कोई ऐसा सवाल हो ना जिसमें एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होता हो तो आप उसमें इनिशियल स्टेट को भी फाइनल बना दे फॉर्म, और फिर उसके बाद फर्दर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रिंग ले लें जो उससे बड़ा हो। ठीक है जी जी। कोई और सवाल? किसी का कोई सवाल है बेटा तो बताइए, अदरवाइज आई बिलीव कि यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, अदरवाइज क्लास खत्म। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो रुकिए, वरना अदरवाइज आप जा सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो रुक जाइए, अदरवाइज आप जा सकते हैं। क्वेश्चन है बेटा किसी का? है किसी का कोई क्वेश्चन तो बताइए, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।